नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत ने रिकॉर्ड समय में 3 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर टीकाकरण अभियान में एक और अहम उपलब्धि हासिल की। केंद्र सरकार ने कोविड से मरने वाले पत्रकारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार में तेजी। दिल्ली की एक अदालत ने 2008 बटला हाउस मुठभेड़ मामले में आरिफ खान को मौत की सजा सुनाई। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में रेल मंत्रालय की 2021-22 की अनुदान मांगों पर चर्चा। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, विश्व ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत के नेतृत्व को स्वीकार किया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच कल अहमदाबाद में। समाचार संध्या में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं अतहर सईद। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 16 जनवरी से आरंभ टीकाकरण अभियान में रिकॉर्ड समय में अब तक 3 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। अब तक कुल 3 करोड़ 15 लाख टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण अभियान के तहत 2 फरवरी से स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाए गए। अगले चरण में 1 मार्च से 60 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों और 45 वर्ष से ऊपर के ऐसे लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं जो अन्य रोगों से पीड़ित हैं। इस बीच देश भर में कल 17,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने से देश में स्वस्थ होने की दर 96.68% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 1 करोड़ 10 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में 2,19,000 से अधिक रोगी हैं, जो कुल संक्रमित रोगियों का केवल 1.93% है। पिछले 24 घंटे के दौरान 26,299 नए रोगियों की पुष्टि होने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 13 लाख से अधिक हो गई है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोविड के मरीज प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कल 16,620, केरल में 1,792, जबकि पंजाब में 1,492 नए मरीज सामने आए। 8 राज्यों में लगातार नए मामले बढ़ रहे हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा। महाराष्ट्र में कोविड के नए मरीजों की संख्या में अचानक तेज वृद्धि से चिंता की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि राज्य में 14 मार्च को कोरोना के करीब 17,000 नए मरीज सामने आए। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि सरकार एक और लॉकडाउन की बजाय सख्त दिशा निर्देश लागू करने की सोच रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री टोपे ने 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों से जल्द टीका लगवाने की अपील की है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने लोगों से आग्रह किया है कि कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा जारी हो रहे सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। टोपे ने सूचित किया, सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए ट्रैकिंग, परीक्षण और उपचार पद्धति को अपनाया है। आंकड़ों के अनुसार सकारात्मक पाए गए रोगियों में से 85% असिम्टोमेटिक है, इसलिए उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। सरकार ने कहा है कि कोविड के कारण किसी पत्रकार की मृत्यु पर 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज राज्यसभा में प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि पत्रकार कल्याण योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह चर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार में तेजी आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केवल भाजपा ही असम की संस्कृति और भाषा की रक्षा कर सकती है। गुवाहाटी में अग्रगामी असम कार्यक्रम में भाग लेते हुए श्री शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF राज्य की संस्कृति और पहचान की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मकसद को आगे बढ़ाती रहेगी। श्री शाह ने कहा कि यदि फिर से भाजपा सत्ता में आती है तो राज्य को बाढ़ मुक्त कर देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी ऊपरी असम में कई रैलियों में शामिल हुए। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह, गौरव गोगोई, प्रद्युत बोरदोलोई ने भी कई चुनाव रैलियों को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह का आज झारग्राम और बांकुरा में 2 जनसभाएं करने का कार्यक्रम था, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के कारण वे झारग्राम की जनसभा में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने सर्कस मैदान में टेलीफोन के जरिए सभा को संबोधित किया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज व्हील चेयर पर पुरुलिया के झालदह में एक जनसभा को संबोधित किया। इस बीच पश्चिम बंगाल में ज्ञानवंत सिंह को राज्य का सुरक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें अपर सुरक्षा निदेशक के रूप में तैनात किया गया है। निर्वाचन आयोग ने कल विवेक सहाय को सुरक्षा निदेशक के पद से हटाने का आदेश दिया था। राज्य सरकार को यह आदेश भी दिया गया था कि मुख्यमंत्री को नंदीग्राम घटना में Z+ सुरक्षा के अनुरूप सुरक्षा निदेशक के रूप में प्राथमिक कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहने के कारण निलंबित किया जाए और 1 सप्ताह के अंदर आरोप तय किए जाएं। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए आज 93 महिलाओं सहित 600 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। मुख्यमंत्री ई पलनीसामी, DMK नेता MK स्टालिन सहित कई राज्य के मंत्रियों तथा MNM के नेता अभिनेता कमल हासन, AMMK नेता TTV दिनाकरण ने पर्चे भरे। निर्वाचन आयोग ने कोविड महामारी के कारण अधिकतम 1000 मतदाताओं को ही मतदान केंद्र में जाने की अनुमति देने का फैसला किया है। इससे पहले 1500 मतदाताओं को मतदान केंद्र के अंदर जाने की अनुमति थी। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों की संख्या में भी बड़ा बदलाव किया गया है। कोविड मरीजों और प्रमाणित संदिग्ध संक्रमित घर पर क्वारंटीन लोगों, दिव्यांगजनों और 80 वर्ष से ऊपर के लोगों को डाक से मत देने का विकल्प दिया गया है। साथ ही क्वारंटीन कोविड रोगियों को मतदान के अंतिम घंटे में वोट देने की अनुमति होगी। आयोग ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर सभी विधानसभा सीटों पर मतदान की अवधि 1 घंटा बढ़ाने का फैसला भी किया है। दिल्ली की एक अदालत ने बटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी आरिफ खान को सजाए मौत सुनाई है। आरिफ खान पर इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े होने का आरोप है। उसे 2008 बटला हाउस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया गया है। अदालत ने उस पर 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम बताते हुए अदालत ने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आरिफ खान इंस्पेक्टर शर्मा की हत्या का जिम्मेदार है। मुठभेड़ के बाद फरार आरिफ को 2018 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि न्यायालय के फैसले से देश में आतंकवादियों के समर्थक और घटना पर संदेह करने वाले पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि पुलिस बलों की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाने वाले सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को अब राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। सरकार ने आज कहा कि फिलहाल उसका कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन और प्राकृतिक गैस को GST के दायरे में लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में बताया कि GST परिषद ने भी इस बारे में कोई सिफारिश नहीं की है। उधर पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करने के उपाय करने चाहिए। उन्होंने राज्य सरकारों से पेट्रोलियम उत्पादों पर कर कम करने का आग्रह करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भी इसके बाद कीमतों में कमी पर फैसला करेगी। पिछले साल मार्च के महीने में क्रूड ऑयल का प्राइस $19 था, जो बढ़कर फरवरी में $61 के लगभग था। आज बढ़कर 65 के लगभग हो गया है।
तो ये अपने आप में दिखाता है कि एक और तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़े हैं। दूसरी ओर से प्रयास ये भी है कि आने वाले समय में जीएसटी काउंसिल कभी भी तय करे कि आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अगर जीएसटी के अंतर्गत लाना है तो तय कर सकते हो, लेकिन ये राज्यों और केंद्र जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है उसमें बैठकर निर्णय किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी लागू होने से राजस्व में कमी की भरपाई के लिए राज्यों को 4,104 करोड़ रुपए की अंतिम साप्ताहिक किस्त जारी कर दी है। इसमें से लगभग 4,087 करोड़ रुपए 23 राज्यों के लिए जारी किए गए हैं, जबकि करीब 17 करोड़ रुपए केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के लिए जारी किए गए हैं। वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस राशि के जारी होने के साथ ही वर्ष 2020-21 के बीच राजस्व में अनुमानित 1,10,000 करोड़ रुपए की कमी की 100% भरपाई कर दी गई है। लोकसभा में आज 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। चर्चा शुरू करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामकृपाल यादव ने लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में जाकर काम करने वाले मजदूरों को राहत उपलब्ध कराने के रेलवे के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि एनडीए के शासन में रेल के बुनियादी ढांचे की क्षमता बढ़ाने के लिए व्यय को कई गुना बढ़ाया गया है। सरकार रेल नेटवर्क और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के महत्वपूर्ण प्रयासों के मामले में विश्व ने भारत का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि भारत G20 समूह में इकलौता देश है जिसने अक्षय ऊर्जा और वनीकरण के बारे में पेरिस संधि की प्रतिबद्धताएं लागू की हैं। राज्यसभा में आज श्री जावड़ेकर ने बताया कि भारत 2022 तक 175 गीगावाट सौर ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। India is in leadership position as far as renewable energy is concerned. All over, more than 14-fold increase in solar production has taken place in last 6 years. More importantly, Prime Minister declared 175 gigawatts target to be achieved by 2022, and we are on course to achieve that. And you will be happy that Prime Minister has further scaled it up to 450 gigawatts. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि 6 वर्ष की विशिष्ट कूटनीति देश की बढ़ती वैश्विक हैसियत का प्रमाण है। विदेश मंत्री ने कोविड की स्थिति और विदेश में रह रहे भारतीयों पर उसके प्रभाव के बारे में आज लोकसभा में बयान दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत 98 देशों से 45 लाख से अधिक लोगों को भारत लाया गया। सरकार ने 1 लाख से अधिक विदेशी पासपोर्ट धारक लोगों को महामारी के दौरान भारत से वापस लौटने में भी मदद की। A total of 45,82,043 people from 98 countries have returned to India under the aegis of the Vande Bharat mission. The vast majority came through flights, though there were also some who came by ship and across land crossings. We facilitated the return from India of more than 1.1 lakh foreign passport holders to 120 countries in the same period. Many of them were PIOs and NRIs. विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार अब भारतीय नागरिकों को उनके कार्यस्थल संबंधी देश में भेजने पर ध्यान दे रही है। सरकार ने अब तक ऐसे नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए 27 देशों के साथ एयर बबल समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सरकारों से आग्रह किया जा रहा है कि भारतीय नागरिकों के रोजगार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। इस संबंध में खाड़ी देशों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने भारत चीन सीमा पर अब तक 1,500 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। सीमा से सटे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पहचानी गई कुल 3,323 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि दोनों देशों की सीमा के निकट 19 सड़कों का निर्माण कार्य जारी है, जो 2023 तक पूरा हो जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज इस बात पर बल दिया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था के बहुलवाद और लोकतंत्रीकरण को प्रोत्साहन देने में विश्वास करता है।
उपराष्ट्रपति निवास में अंतर संसदीय संघ IPU के अध्यक्ष दुआते पैचेको के साथ बातचीत में श्री नायडू ने लोकतंत्र और समावेशी विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि दुनिया के अनेक देशों में कोविड वैक्सीन की आपूर्ति से इस प्रतिबद्धता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि भारत ने 154 से अधिक देशों को कोविड संबंधी चिकित्सा आपूर्ति भी उपलब्ध कराई। रेल मंत्रालय ने 31 मार्च से स्पेशल ट्रेन सेवाएं रद्द करने की खबरों का खंडन किया है। रेल मंत्रालय ने इन खबरों को भ्रामक और निराधार बताया है। रेलवे ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। इस संबंध में सोशल मीडिया में फैलाई जा रही खबरों के क्लिप फर्जी हैं। पिछले वर्ष की खबर की वीडियो सोशल मीडिया में फैलाई जा रही है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इस समय स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जा रही एक्सप्रेस रेलगाड़ियां और उपनगरीय रेलगाड़ियां चलती रहेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अपने देश की तरक्की को आप कैसे आंकते हैं? कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क हाईवेज का जबरदस्त नेटवर्क देखो। अभी इंडिया में 40 किलोमीटर हाईवेज प्रतिदिन निर्माण होता है। वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस, शानदार स्कूल और अस्पताल, ये है प्रोग्रेस। फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, बैंक अकाउंट में सब्सिडी का डायरेक्ट ट्रांसफर। गांव बदल रहा है, आप देखो तो। सारा कामकाज ऑनलाइन पेपरलेस हो रहा है। अभी तो पटरी पर सामान बेचने वाले तक डिजिटल हो गए। तरक्की तो दिखती है ना। हमारी सेनाओं के पास वर्ल्ड का बेस्ट डिफेंस सिस्टम है और आप जानते हैं यह तरक्की है आपके योगदान से। जी, यानी आपका अग्रिम आयकर। अपने अग्रिम आयकर की चौथी किस्त 15 मार्च तक जमा करें। यदि TDS या TCS के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है तो अग्रिम आयकर जमा करना अनिवार्य है। राष्ट्र की तरक्की में अपना योगदान दें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत ने रिकॉर्ड समय में 3 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर टीकाकरण अभियान में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। केंद्र सरकार ने कोविड से मरने वाले पत्रकारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार में तेजी। दिल्ली की एक अदालत ने 2008 बटला हाउस मुठभेड़ मामले में आरिफ खान को मौत की सजा सुनाई। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों को GST के तहत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में रेल मंत्रालय की 2021-22 की अनुदान मांगों पर चर्चा। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, विश्व ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत के नेतृत्व को स्वीकार किया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच तीसरा 2020 क्रिकेट मैच कल अहमदाबाद में। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा। लेखक हैं PTI भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में खान एवं खनिज मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज खदान और खनिज विकास और विनियमन विधेयक 2021 पेश किया, जिसमें नीलामी में खनिज ब्लॉकों की संख्या और देश में खनिज उत्पादन बढ़ाने की बात कही गई है।
लोकसभा में खान एवं खनिज मंत्री प्रहलाद जोशी ने विधेयक पेश किया। कांग्रेस के शशि थरूर ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया। शशि थरूर ने कहा कि वे 3 बिंदुओं के आधार पर विधेयक को पेश किए जाने का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि इसमें संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। इसके प्रावधान जैव विविधता के अनुपालन संबंधी मानकों को पूरा नहीं करते हैं। श्री थरूर ने कहा कि इससे उक्त क्षेत्र में रहने वाले लोगों को खतरे की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, जो जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। इस पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन के कामकाज के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत ये विधेयक लाया गया है। इसमें कहा गया है कि संसद को पूरा अधिकार है कि वो खान एवं खनिज के संदर्भ में कानून बना सकती है। उन्होंने कहा कि संसद जो भी कानून पारित करती है उसी के अनुसार राज्य को कानून लागू करना होता है। ये स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि वे विधेयक पर चर्चा के जवाब में पूरी बात रखेंगे। लोकसभा में किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसमें मामलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने तथा जवाबदेही बढ़ाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को सशक्त बनाया गया है। लोकसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने विधेयक पेश किया। कांग्रेस के शशि थरूर ने सदन के कामकाज के नियम 72 का उल्लेख करते हुए इस विधेयक को पेश किए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होता है। इसमें बाल अधिकारों से जुड़ी कई संस्थाओं की निगरानी को एक एजेंसी के तहत लाया जा रहा है। इस पर स्मृति ईरानी ने कहा कि ये विधेयक लाने का केंद्र सरकार को पूरा अधिकार है। इस विधेयक के लिए राज्यों से बात की गई और केरल ने भी इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बाल कल्याण समितियों को ज्यादा ताकत दी जा रही है। इससे बच्चों के बेहतर ढंग से संरक्षण में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि इस विधेयक के माध्यम से किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन किया जा रहा है। लोकसभा में नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पोत परिवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने पेश किया, जिसके माध्यम से समुद्री नौवहन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संबंधी बदलाव को ध्यान में रखते हुए पोत यातायात सेवाओं के लिए नया ढांचा तैयार करने एवं उनका प्रबंधन सुगम बनाने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक के उद्देश्य एवं कारणों में कहा गया है कि समय समय पर सामुद्रिक क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुए हैं और नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का काफी विकास हुआ है। इसमें जलयान यातायात सेवा और नौचालन सहायता का विविधीकरण शामिल है, जिसके अंतर्गत प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोतों से भिन्न तकनीकी सहायता शामिल है। इसमें कहा गया है कि नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता की भूमिका रेडियो और डिजिटल आधारित हो गई है। ऐसे में सरकार और उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत नियुक्त महानिदेशक की भूमिका व्यापक हो गई है। इसके तहत नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता पद का प्रकाश स्तंभ के स्थान पर उपयोग करने का प्रावधान किया गया है, ताकि कानूनी रूप से नौचालन के संबंध में समुद्री सहायता के लिए आधुनिक विधियों का और बेहतर उपयोग किया जा सके। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में रहने वाले भारतीयों, गैर निवासी भारतीयों एनआरआई और भारतीय मूल के लोगों पीआईओ के कल्याण से संबंधित हाल के घटनाक्रमों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार विदेशों में काम करने वाले लोगों के रोजगार की चिंताओं से पूरी तरह अवगत है और उम्मीद करती है कि खाड़ी क्षेत्र के देश ऐसे भारतीयों की वापसी को सुगम बनाने में मदद करेंगे, जिन्हें कोविड-19 के कारण भारत लौटने को मजबूर होना पड़ा था। लोकसभा में आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा शुरू हुई। समाचार लिखे जाने तक रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज राज्यसभा में कहा कि जरूरत के मुताबिक भारत ब्रिटेन के समक्ष वहां हुई नस्लवाद की कथित घटनाओं का मुद्दा उठाएगा। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान भारत को महात्मा गांधी की भूमि करार देते हुए विदेश मंत्री ने ये भी कहा कि देश नस्लवाद को लेकर अपनी आंखें फेर नहीं सकता। ये बात जयशंकर ने भाजपा के सदस्य अश्वनी वैष्णव द्वारा शून्यकाल में भारतीय मूल की रश्मि सामंत का मुद्दा उठाए जाने पर कही। रश्मि सामंत को कथित नस्लवाद और साइबर बुलिंग की वजह से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष पद से अपने निर्वाचन क्षेत्र के 5 दिन के भीतर ही इस्तीफा देना पड़ा था।
रश्मि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई पहली भारतीय महिला थीं। उच्च सदन में विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन के साथ भारत के मजबूत रिश्ते हैं और जब भी जरूरत होगी वे उसके समक्ष ऐसे मामले जरूर उठाएगा। इससे पहले अश्विनी वैष्णव ने ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि रश्मि के अभिभावक हिंदू हैं और इसे लेकर एक फैकल्टी सदस्य ने खुलेआम उन्हें निशाना बनाया। विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन का मित्र होने की वजह से हमें भी उस देश की प्रतिष्ठा पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता है। उन्होंने कहा कि जरूरत के मुताबिक भारत ब्रिटेन के समक्ष वहां हुई नस्लवाद की कथित घटनाओं का मुद्दा उठाएगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के उडुपी की मेधावी छात्रा रश्मि सावंत ने हर चुनौती पार की और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया। राज्यसभा ने हरियाणा के कुंडली और तमिलनाडु के तंजावुर स्थित खाद्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र के 2 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के प्रावधान वाले विधेयक को आज मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार की नीतियां उत्पादन केंद्रित रहने की वजह से देश में उत्पादन बेहतर हुआ, लेकिन फसल का प्रबंधन आज भी संकट का विषय बना हुआ है। भंडारण की दिशा में अभी बहुत काम करना है। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र कई समाधान दे सकता है, खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोक सकता है, रोजगार दे सकता है और हमारे उत्पादों को विश्व स्तर पर स्थापित कर सकता है। कृषि मंत्री ने किसान संपदा योजना का जिक्र किया और इसके तहत हुए काम को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे 4,44,000 रोजगार सृजित हुए और लाखों किसानों को इससे फायदा हुआ। उच्च सदन में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% करने के उद्देश्य से बीमा कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया। फिलहाल जीवन और साधारण बीमा क्षेत्र में मालिकाना हक और प्रबंधन नियंत्रण भारतीय के पास होने के साथ स्वीकार्य एफडीआई सीमा 49% है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेरे घेरे आए बदरा घन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथकली गुरु चेमनचेरी कुनी रामन नायर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि कथकली गुरु नायर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रति जुनून के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमारे शास्त्रीय नृत्य की विधाओं के क्षेत्र में प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अनुकरणीय प्रयास किए। 105 वर्षीय चेमनचेरी कुनी रामन नायर का आज तड़के केरल के कोझिकोड में निधन हो गया। उन्हें 2017 में पद्मश्री दिया गया। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 397 अंक कम होकर 50,395 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 101 अंक घटकर 14,930 पर आ गया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल शाम 6:30 से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। तमिलनाडु की भवानी देवी इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रिकॉर्ड समय में 3 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर टीकाकरण अभियान में एक और अहम उपलब्धि हासिल की। केंद्र सरकार ने कोविड से मरने वाले पत्रकारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।
दिल्ली की एक अदालत ने 2008 बटला हाउस मुठभेड़ मामले में आरिफ खान को मौत की सजा सुनाई। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, विश्व ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत के नेतृत्व को स्वीकार किया और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच कल अहमदाबाद में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।